बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान अपने आप को खुदा न खास्ता इस लड़ाई में फंसा सकता है। हमारे साथ क्या हो सकता है और सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले इस जंग में वो मरहला आ गया जो बहुत ख़तरनाक है और ये नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो खलीज है जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सारे ममालिक जो हैं इनके अंदर तेल है और ये तेल की दौलत से माला माल है। ये लोग आज अमीर हैं तो इस वजह से कि इनके पास तेल की दौलत है और तेल से इन्होंने बेशुमार पैसा बनाया। अब तेल के कुएं अगर जलना शुरू हो जाएं तो ये पूरा रीजन जो है वो खंडरात में तब्दील हो जाएगा और वो जिस चीज़ का खतरा था वो हो गई और ईरान से इसका आगाज़ हुआ है और इराक के अंदर भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान की जो ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर शदीद तरीन हमला किया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि 30 के करीब हमले किए गए हैं, यानी उनकी एयरफोर्स ने 30 के करीब बम मारे हैं और बहुत सारे जो ऑयल रिफाइनरीज और टैंकर्स इनके ऊपर अटैक किया गया है। ईरान ने कन्फर्मेशन की है कि उनके 3 ऐसे डिपोज जहां पे वो तेल को स्टोर करते हैं वो तबाह हुए हैं और ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से भी मुतजाद खबरें आ रही हैं। ये तो अगर नुकसान हुआ तो अरबों डॉलर का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ईरान की ऑयल तनसीबात पर अगर हमला होगा तो ईरान इसका जवाब क्या देगा इसका भी आप अंदाजा कर सकते हैं। ये बहुत खौफनाक है। एक बात और आप अपने ज़हन में रखेंगे, ईरान ने इससे पहले एक धमकी दी थी और वो धमकी ये भी थी कि इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट है जहाँ पे वो एटमी अपने मराकज़ उसने बनाए हुए हैं वो वहाँ पे भी उड़ाने की धमकी ईरान पहले दे चुका है। जबकि याद रखिएगा पूरे मिडल ईस्ट के अंदर तेल के कुएँ हैं जिनसे अमेरिका भी फ़ायदा उठाता है, इसराइल भी फ़ायदा उठाता है। और अगर ये मामला उस तरफ चला गया तो पूरा इलाका जो है वो बड़ी हौलनाक पिक्चर उसकी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब एक अमेरिकन तज्जियाकार है और ये साबिक फौजी भी है, ये डैनियल डेविस, ये डीप डाइव को इस वक्त लीड करते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इत्तलात के मुताबिक अब अमेरिका और इसराइल की जंग ईरान के तेल के बुनियादी ढांचे तक फैल रही है। ये वो कदम है जिसकी लिंडसे ग्राहम महीनों से वकालत कर रहे हैं, यानी वो पहले से खबरदार कर रहे हैं कि ये हो सकता है। अगर ये सच है तो इस बात का इम्कान बढ़ जाएगा कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल के तवानाई के अहदाफ को निशाना बनाए, या इससे भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल ये होगी कि वो खित्ते में अमरीका के इत्तहादी खलीजी ममालिक की तेल की तनसीबात पर हमला कर दे। इससे जंग इस तरह फैलेगी जो आलमी तवानाई की सप्लाई में तोसी और देर पा तातुल का बायस बनेगी। ये इकदाम ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन इससे मशरिक़ वस्ता में तशद्दुद और इंसानी तकलीफ में बहुत इजाफा होगा। ये बात आप जहन में रखें नाजरीन कि ये आग से अब खेलना शुरू हो गए अमेरिका और इसराइल। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। ईरान को रोकने की वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे। सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। बच्चियाँ शहीद हो गई, लगभग 1,500 लोग ईरान में शहीद हो चुके हैं अब तक, इससे कुछ कम है, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। बड़ा शदीद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया गया और अब जो उनके तेल के ज़खायर हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अगर जवाबी कार्रवाई में ईरान भी यही करता है इसराइल में या जहाँ जहाँ पे अमरीकी मफादात हैं, मिसाल के तौर पे इराक के अंदर उन्होंने अटैक किया और अमेरिकन वहाँ से निकले हैं। इराक से जो अमेरिकन निकल के जा रहे हैं वो सारे वो हैं जो तेल के कारोबार से मुंसलिक हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इराक से तेल निकालने का काम कर रहे हैं और अमरीकी कंपनियां इराक से तेल निकालती हैं, उससे बहुत पैसा बनाती हैं। यही चाहते हैं कि वो सारे खत्ते का तेल उनके कंट्रोल में आ जाए और पैसा डायरेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जाए। यही उनका फॉर्मूला है हमेशा से। अब ईरान के उन्होंने जब ये वहाँ पे आग लगाई है और तबाही फैलाई है तेल के डिपोज पे और रिफाइनरीज पे, तो फिर ईरान ने इराक के अंदर ये किया है और अमेरिकन मफादात को नुकसान पहुँचाया। वहाँ पे कुछ कंपनीज के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक भी किया ईरान ने। अब मिडिल ईस्ट क्या इससे महफूज रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी अरब ने कॉल करके बुलाया पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने मुलाकात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया उस स्टेटमेंट से यानी ये तासुर दिया कि हमारा और पाकिस्तान का एक दफाई मुआहदा है, तो अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान आके अपनी ड्यूटी पूरी करे। अब दिफाई मुआहदा तो बड़ा सेलिब्रेट किया गया था सऊदी अरब में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, तो फील्ड मार्शल वहाँ पहुँच गए। अब उन्हें सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी
क्यों माननी पड़ेगी, वजह मैं आपको बताता हूँ। $6 अरब तो सीधा सीधा सऊदी अरब का हमारे कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व्स के अंदर $6 अरब जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रोल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप बार बार जो लेते हैं। और एक दिन पहले सऊदी अरब ने यह भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है। तो आप पहले इस्लाहात करें, उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। पाकिस्तान इससे बाहर रहना चाहता था लेकिन आर्मी चीफ को बुलाया गया क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया था। उस वक्त जो लोग बात कर रहे थे उन्हें गद्दार कहा जा रहा था। देखें, जब खादमैन हरमैन शरीफैन का एक बड़ा मुकाम है सऊदी अरब के हुक्मरानों के पास और उसका सारे एहतराम करते हैं। हिजाज मुकद्दस यानी मक्का और मदीना, इसकी हिफाजत के लिए दुनिया के सारे ममालिक और सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, चाहे वो ईरानी हो, इराकी हो, शामी हो, मिस्री हो या मिडिल ईस्ट के रहने वाले हो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो मसला नहीं है। मसला ये है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, तो क्या इसको पार्लियामान में डिस्कस किया गया? क्या इसके ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ? क्या यह देखा गया कि किन दुश्मनों से सऊदी अरब को महफूज रखना है? यानी अगर इसराइल से आपने सऊदी अरब को बचाना है या किसी और मुल्क से जो जारहियत करने के लिए आए तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर दो बरादर इस्लामी मुल्क किसी वजह से आपस में लड़ पड़े, यानी सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे हैं और वहां से ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान वापस उन अड्डों पर अटैक करता है। अब अगर दो मुल्कों के अंदर इस किस्म की सिचुएशन बन के लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये तो बहस ही नहीं हुई, इस पे तो बात ही नहीं हुई। और पार्लियामेंट से बाला बाला ये एक दिफाई मुआहदा कर दिया तो अब जाकर इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा? पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो तो फिर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एहसानात हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के ऊपर और वो हमेशा से हम पे एहसानात करते चले आए। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जिस मुल्क में काम करते हैं वो सऊदी अरब है। बहुत बड़ी तादाद में लेबर क्लास सऊदी अरब में काम करती है, वहां से ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, रियाल आते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी रिलेशन बनाए, वो लिंक भी सऊदी अरब से जाकर मिलता है। तो फील्ड मार्शल गए और अब इनकार करने की गुंजाइश है नहीं। तो क्या अगर सुलह नहीं होती और मामला हल नहीं होते, क्योंकि TGI-SPR का भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है और उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही, उसका सरपाव नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो सऊदी अरब कहेगा। बड़ी ऑड पोजीशन होगी पाकिस्तान की। अल जजीरा ने इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा का यह कहना है कि पाकिस्तान फंस गया बीच में, दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान इनमें से किसी एक की तरफ से भी लड़ता है तो पाकिस्तान में फिरका वारियत का बड़ा मामला हो जाएगा। ये शिया सुन्नी मामला पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान ने काफी हद तक जान छुड़ाई है। अब हमें इन दोनों मुल्कों के बीच में सुलह के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ना कि एक फरीक बनना चाहिए। क्योंकि जो सऊदी अरब के वजीर दिफा है, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, उनका जो एक स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक फरीक और ईरान को दूसरा फरीक बताया। तो टेक्निकली आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पार्लियामेंट से बाला बाला जो दिफाई मुआहदा किया सऊदी अरब के साथ, देखिए उन्हीं की ईमा पे हुआ ना। ये बेचारे तो कुछ भी नहीं है, किसी खाते में नहीं, ना 3 में ना 13 में। हुक्मरानों की तो औकात ही कोई नहीं है। पार्लियामान में आता तो अपोजिशन भी अपनी राय दे लेती, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ पे झड़पें शुरू हो गई और ये फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। जो पाकिस्तान का मीडिया उसने ये रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने यही बताया कि ये अफगानिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि ये अफगानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है। और वो रिटेलिएशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नज़दीक एक अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ये दावा कर रहे थे कि TTP के सरबराह को नूर वली महसूद को मार दिया गया है। लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन अफगानिस्तान से बाद में आई नहीं। कुछ और दहशतगर्दों का नाम लिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द 2018 और 2019 में, यानी आज से 7 और 8 साल पहले मारे जा चुके हैं और उनकी खबरें मरने की पहले ही चल चुकी है। अब इस इंसिडेंट के बाद पहले अफगान मीडिया या अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से धमकी आवेज़ रवैया इख्तियार किया गया और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारे जो टेरिटरी है उसके अंदर आके खिलाफ वर्जी कर रहा है। और फिर उन्होंने रशिया का और साथ में उन्होंने अमेरिका का मिसाल भी दिया कि उनके साथ इन्होंने बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक ख़ास तरह की लंबी जंग तो वो लड़ देते हैं,
लेकिन पाकिस्तान ने एक जंग में उन्हें भरपूर सपोर्ट दी और दूसरी जंग उन्होंने खुद ही लड़ी है, लेकिन तब तक वो बहुत ट्रेंड हो चुके थे जो उन्होंने नेटो के खिलाफ एक लंबी लगभग 20 साल की एक लड़ाई लड़ी है अफगान तालिबान ने। बहरहाल अब हुआ ये कि उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। इसके मनाजिर भी हमने देखे, रात गए और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे अफगानिस्तान में भी काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ पे चेक पोस्टें तबाह हुई। अब अफगानिस्तान का जो मीडिया है या वहाँ के जो हुकूमत है वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तस्वीर, वीडियोस और थर्मल इमेजेस दिखाकर बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान का काफ़ी नुकसान हुआ। बिलाखिर सुबह होने से पहले अफगानिस्तान की हुकूमत ने जंग बंदी का ऐलान किया, जो एक बड़ा समझदारी का काम है। अफगान गवर्नमेंट ने कहा जी जंग बंदी का हम ऐलान करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा अब लड़ाई नहीं होगी और पाकिस्तान की तरफ से कोई हमारे ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये अब अफगानिस्तान ने उसके बाद जंग बंदी की है, लेकिन पाकिस्तान इस बीच में बड़ा तगड़ा जवाब दे चुका था। अब इस सारी सूरत हाल में ना चंद किरदार हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। एक तो भारत का किरदार है। भारत जो है वो जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान ने उनके तैयारे गिराए हुए हैं और वो अब बदला लेने के लिए पर तोड़ता रहता है। और ये देखिए हमला भी उस वक्त हुआ जब अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी वो भारत के दौरे पर है। ये बड़ा एक अजीबोगरीब टाइम है कि अफगान वजीर खारजा भारत के दौरे पे है, तब एक एयर स्ट्राइक होती है अफगानिस्तान में, उसके बाद भारत के अंदर उनका दौरा है और उस बीच में फिर बॉर्डर के ऊपर टेंशन हो जाती है और अफगान फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज के बीच में पहली मरतबा इस लेवल की टेंशन हुई है और इतनी फायरिंग का तबादला हुआ है, शेलिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया। तो भारत के अंदर बहुत सारे लोग बगले में जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाई लग गई। देखें एक बात भारत को भी समझनी चाहिए, अफगानिस्तान को भी, अफगानिस्तान के पास कोई रवायती फौज नहीं है, उनके पास वो मिलिट्री वेपन्स भी नहीं है जो एक फौज के पास होते हैं, वैसी आर्टिलरी भी नहीं है, टैंक्स भी नहीं है, जो जदीद हथियार हैं आजकल के जिनको ड्रोन्स कहते हैं या एयरफोर्स कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अफगान सिर्फ एक गोरीला जंग के मास्टर है। बाहर से अगर कोई अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा तो लड़ाई की नौयत कुछ और होगी। अगर कोई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है अफगानिस्तान की टेरिटरी को, तो उसके खिलाफ वो एक लंबी गोरीला जंग तो लड़ सकते हैं। और गोरीला जंग में यह है कि आपने छुपे रहना, जब आपका दाव लगे आपने दाव लगा लेना है। लेकिन जब आप एक मुल्क की फौज होते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हकीकतन इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है। तो अफगान फोर्सेस गोरीला जंग के लिए तो ठीक है, मानते हैं कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन एक रवायती जंग को लंबे अरसे तक लड़ना ये उनके पास में नहीं है, वो नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए इसके लिए खास किस्म के हथियार और खास किस्म की फौजी ट्रेनिंग चाहिए होती है। उनकी सारी ट्रेनिंग जो है वो गोरीला है। उन्होंने दुनिया की आलमी ताकतों को अपनी गोरीला पावर से शिकस्त दी है, रशिया को दे दी, अमेरिका को दे दी, लेकिन वो पहाड़ों के अंदर छुप के कमीनगाहें बना के वो एक तरीके से लड़ते हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी वैसी लड़ाई हो नहीं सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर ताउन ना करे तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जाएं, या अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुरीला वॉर के अंदर सपोर्ट देना शुरू कर दे उन एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं। ये दूसरी बात है। तो ये वैसा नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं, इंडियन समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को फतह कर लेगा, जो कोई अटैक कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। बॉर्डर से 1 इंच आगे वो नहीं आ पाएंगे और पाकिस्तान आने भी नहीं देगा। पाकिस्तान की जो दिफाई नुक्ता नजर से सलाहियत है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौयत की है, वो एक कन्वेंशनल ट्रेंड फोर्स है। लेकिन ना ये अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज ठीक हो ना तो ये बड़ी प्रोफेशनल फौज है पाकिस्तान की फौज, इस खित्ते की मजबूत तरीन और प्रोफेशनल फौज है जिसके पास बेहतरीन हथियार है। तो एक तो इसमें आप याद रखें भारत का किरदार है। भारत हवा भरने की कोशिश करता है कि लड़ाई हो जाए, किसी तरह पाकिस्तान एंगेज हो जाए। भारत भी ये जानता है कि अफगानिस्तान के पास उस नौयत के हथियार या ट्रेनिंग नहीं है कि वो बॉर्डर से कोई बहुत बड़ा दबाव डाले, लेकिन भारत ये जानता है कि अफगानिस्तान एंगेज कर सकता है और उसके जरिए से पाकिस्तान के अंदर के हालात खराब कराए जा सकते हैं। जैसा कि माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि भारत के अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां से दहशतगर्द ट्रेंड होते हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं और आकर दहशतगर्दी करते हैं। ये परवेज मुशर्रफ ने कहा था। तो उस वक्त क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी वो हमारे बहुत खिलाफ थी पाकिस्तान के, लिहाजा हमारी बात नहीं बन रही थी। अब जो अफगानिस्तान की हुकूमत है इसमें हमारे पास मौका था बड़ा जबरदस्त
कि हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना लेते और एक वर्किंग रिलेशन हम उनके साथ डेवलप कर लेते, लेकिन हमने ये किया नहीं, क्योंकि इसमें एक फैक्टर और है जिसे हम अमेरिका कहते हैं। अब अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहिए और ट्रंप की इसी ख्वाहिश के बाद कुछ सख्त बयानात पाकिस्तान की जानिब से दिए गए, जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दे दिया।